नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं धारा 370 पर, वही स्पेशल स्टेटस जिसे केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया था। अब हम बहस कर रहे हैं इस बात पर कि करीबन 1 साल का समय उस धारा को जम्मू कश्मीर से हटाए हुए हो गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस धारा के ना होते हुए क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब। सर, स्वागत है वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत। करीबन 1 साल का समय बीत गया है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है। आपके हिसाब से क्या कुछ जम्मू कश्मीर ने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ खोया है और क्या कुछ हासिल भी हो पाया है? क्या सैनी साहब, क्या खोया क्या पाया, तारीख इसका फैसला करेगी। भाजपा के मूल जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो थी एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, और उन्होंने उसके चलते दफ़ा 370 और 35 से हटाया। और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के मुताबिक ये किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या मिला क्या नहीं मिला, उसका जिस वक्त आप जायज़ा लेंगे तो तारीख ही बताएगी कि उसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जब हटाया गया तो सबसे मूल बात यह कही गई कि इसके बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएगा। हमारा मानना ये है, हम भारत का हिस्सा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। हम भारतीय हैं। जम्मू कश्मीर भारत का ही एक राज्य था, रहेगा, और भारत का ताज जम्मू कश्मीर था जी। दूसरी बात यह कही गई कि दफ़ा 370 और 35A की वजह से प्रगतिशील जम्मू कश्मीर नहीं हुआ और एक नई राह पे जम्मू कश्मीर चलेगा। प्रगति की एक नई सुबह होगी, एक नया सवेरा होगा। पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सतह पे मैं समझता हूँ कि प्रगति बिल्कुल रुक गई, थम सी गई। कहा गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया से यहाँ आएगी, इंडस्ट्री लगेगी। 1 साल गुजर गया, अभी तक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं डिक्लेयर हुई जम्मू कश्मीर की। रोड शोज हुए, बेरोजगारी की बात की गई। पिछले 5 वर्षों में रोजगार के जराए नहीं बनाए गए। SRO 202 वाले, SRO 24 वाले, रहबरे सेहत, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, NYC, NHM, कैजुअल डेली वेजेस सड़क पे हैं। इसके अलावा ये आश्वासन दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख स्थायी नागरिक हैं, उनका हक उनकी ज़मीन पे और उनकी नौकरियों पे कायम रहेगा। और जो डोमिसाइल लॉ आया, उस लॉ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख स्थायी निवासी, जिनको परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स थे, उनके लिए या तो जॉब्स को मखसूस करके रिजर्व कर दिया गया हो या फिर लैंड को कर दिया हो। ये वादा भाजपा ने किया उस वक्त जब उस वक्त ये हटाया गया, और ये आवाज़ भी उनकी तरफ से पहले उठी कि ये होना चाहिए। ये हुआ नहीं। और जहाँ तक सवाल है, इसके एवज में ये हुआ कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों को कहा कि आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसीलदार के बाद लाइन लगाइए। जब ये कहा गया तो हमने उस वक्त भी एतराज़ किया था। आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने कहा कि आप क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हैं।
मैं जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है लाइन लगा के दोबारा अपने आप को प्रूव करने की। लेकिन कहा गया ऑनलाइन होगा, और आज आप रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं कि क्या हालत है। हर जगह, हर तहसील में तहसीलदार के दरवाजे के बाहर रोज़ नारेबाजी हो रही है, और कुछ नहीं चल रहा, लोगों को तकलीफ हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी के लिए कोई रोड मैप नहीं आया जो लगे कि वो बहुत तरक्कीशील हो जाएगा। और एक बात और कही गई कि जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको हक देने के लिए हटाना ज़रूरी था, वाल्मीकियों को हटाने के लिए देने के लिए हक ज़रूरी था, और गोरखाओं को देने के लिए ये ज़रूरी था हटाना। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 1927 का जो महाराजा हरि सिंह जी का कानून है, उसमें बड़े ठोस तरीके से लेजिस्लेचर को, उसके चलते लेजिस्लेचर को ये पावर थी कि वो किसी को भी दे सकते थे। जैसे महिलाओं का मैं समझता हूँ, मैंने असेंबली में खुद 3 बार कहा कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए, वो तरमीम लाई जा सकती है। नहीं लाई, हमारी गलती, मैं उसमें कोई नहीं कहता, लेकिन 3 बार मैंने असेंबली के रिकॉर्ड में है, मैंने कहा। वाल्मीकियों को बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने लाया, गोरखो जो है वो आए, फौज में आए, ये कुल मिला के मेरे ख्याल को 30-40 हज़ार आदमी की आबादी थी, जिसको उसी लॉ के प्रावधान के साथ भी लाया जा सकता है। उसके लिए लॉ की तरमीम करने की ज़रूरत है। इसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज भी आते हैं। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी का मसला अलग था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, ठीक, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के लिए था, इसलिए वो उनका नहीं था। लेकिन ये जो वाल्मीकि और इनका है, इनके लिए प्रावधान था, महिलाओं के लिए, वाल्मीकियों के लिए, क्योंकि उसमें एक प्रावधान है किसी को भी आप दे सकते हैं, हैं, तो वो प्रावधान बनाया जा सकता है। फिर कहा जो यहाँ नौकरी करते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनको मिलना चाहिए, वो भी उसके तहत दिया जा सकता, तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि पहले भी दिया गया। यहाँ जनरल कश्मीर सिंह कटोच जो वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी रहे हैं, वो हिमाचल के थे, लेकिन यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट उनको दिया गया, कन्फर किया गया। उनके फादर जो थे वो यहाँ सर्विस करते थे, उनको कन्फर किया गया। और एक और तासुर ये दिया गया कि कहीं ना कहीं 370 और 35A की वजह से बाहर के लोग यहाँ आके काम नहीं करते, वो गलत है। आपने देखा जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बाहर से है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जब स्किम्स बनाया तो सारे के सारे डायरेक्टर से लेके फाउंडर डायरेक्टर से सारी टीम बाहर से आई, लोग बाहर से लाए गए। यहाँ उप्पल साहब को लाया गया, रंजन इरीगेशन और रावी तभी इरीगेशन को बनाया गया, पंजाब के रिटायर्ड इंजीनियर थे उनको लाया गया, गिल साहब के फादर को पावर कमिश्नर बना के यहाँ लाया गया। सो ऐसा नहीं है कि लोग बाहर से नहीं आके यहाँ काम करते थे। और इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, तो शेख साहब ने 1975 में ही इंडस्ट्री को खोल दिया था। और यहाँ आप देखें, यहाँ बाहर की मिल्स लगी हुई, चनाब टेक्सटाइल मिल एक सबसे बड़ा अदारा है प्राइवेट सेक्टर का, 30-40 साल से यहाँ मिल खड़ी है, लोग लगे। और कई ऐसी इंडस्ट्री अगर आप देखें, क्योंकि उनको प्रावधान था कि 99 साल की उनको लीज दी जाएगी, और 99 साल की जो लीज है, इट इज़ एज गुड एज ओनरशिप, इट्स एज गुड एज ओनरशिप। बाहर भी आप चले जाइए जो इंडस्ट्रीज हैं। तो कुल मिलाकर हाँ, जम्मू के लोगों को ये लगा, वो बड़ी खुशी उन्होंने महसूस की। उनको लगा कि उनको एक जहन में ये था कि कश्मीरियों की हमारे पे डोमिनेशन, और उनको लगा कि ये हटने से कश्मीरियों की डोमिनेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। हमारा ये मानना है कि खा आप जम्मू के रहने वाले हों या कश्मीर के, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, आपको आपका हक मिलना चाहिए। और जम्मू का जो हक है उसके लिए हम हमेशा लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे। दफ़ा 370 हो या ना हो, जम्मू का मेरा मुराद डोडा से लेकर पुंछ से लेकर लखनपुर तक, जम्मू जितना भी है उसके हक के लिए हम लड़ेंगे, हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जम्मू को उसका हक दिलाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केंद्रीय सरकार पे क्योंकि लोगों का एक विश्वास है कि हमें कुछ मिलेगा जी, वो अभी तक हुआ नहीं। ठीक। और प्रधानमंत्री जो हैं
उनका कद है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, मतलब वो किसी भी प्रधानमंत्री, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री, वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, उनका एक अपना कद है, एक रुतबा है। लेकिन जो यहाँ के भाजपा के लोग हैं, मैं पढ़ रहा था कहीं से, उन्होंने कहा कि यहाँ की भाजपा ने अपने कारनामों से उनका नाम भी खराब किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग क्या समझते हैं। एक अखबार की कहीं मैं पढ़ रहा था कि उनके अपने कारनामों से उनका नाम भी खराब किया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब आम आदमी ये समझता है, जिसने नरेंद्र मोदी साहब को सपोर्ट किया, वो भी ये समझता है कि ये है, और जम्मू के लोगों ने जिस किस्म का भाजपा को समर्थन दिया, वो तारीखी किसी को नहीं मिल सकता। और वो इनके काम काज पे नहीं दिया, वो मोदी साहब के नाम। इनका और इसका सर्टिफिकेट किसी, मेरे भारतीय होने का सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं लेना। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी का एक ये आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में होती है तब उसकी भाषा कुछ और होती है, जब विपक्ष में होती है तब वो अलगाववाद की भाषा बोलती है कश्मीर घाटी में अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। किस तरह से आप इसको डिफेंड करेंगे? पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब हम सत्ता में पब्लिक डोमेन की बात कर रहा मैं पब्लिक डोमेन क्या, असेंबली से बड़ी क्या पब्लिक डोमेन होती है, आप देख लीजिए। रैलियों की बात होती है, रैलियों में देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। सर वो कह रहे हैं कि वहाँ वाले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पे हंस रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई तुम बड़े बनते थे तो तुमको अब इन्होंने अंदर ठोका, तुमको समझ आई। वो उधर हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने फारूक अब्दुल्ला को कहा कि सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं जी। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो कोई कद के आदमी थे। लेकिन सर, जब आप ही के नेता जो हैं, आप ही के चुने हुए एमएलए नुमाइंदे जो हैं, वो अगर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो मैसेज तो एक गलत जाता है ना कि विपक्ष में रहते हुए क्या भाषा इसका इस्तेमाल। बीजेपी के चुने हुए एमएलए और एमपी के ऐसी हरकतें करते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को देश को कहना पड़ता है ये गलत है। तो उसका ये मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री जी गलत हो गए। बड़ा कुंभा होता है, कुंभे में कोई बच्चा शरारती भी निकलता है, किसी को करता है, उसको स्नब करना पड़ता है। आपको पता है एक दो बार प्रधानमंत्री जी को रोकना पड़ा कुछ लोगों को, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री और उसमें हर किस्म का आदमी होता है। पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा था, पाकिस्तान के हक में नारा लगा था जी, हमने उसे असेंबली में खड़े होकर मैंने कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी बात नहीं। लेकिन जब लीडरशिप की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, लीडरशिप ने जब भी कार्रवाई होती है की और करेगी भी। हम लोग भारत की जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हमें भारत की जमहूरियत पे नाज है। अच्छा, इसी के अगर अगले पड़ाव पे मैं आऊँ तो 5 अगस्त को जो फैसला लिया उसके बाद 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आया। जम्मू कश्मीर से अपना स्टेटहुड जो था वो छीन लिया गया, उसकी 2 टुकड़े कर लिए गए। एक मेरी आपसे हाथ जोड़ के भी सब ठीक है, 370 भी हटा, 335 ए भी हटा। बीजेपी की बेडरा का फिलासफी थी, उन्होंने कर दिया। जो भी करना, जो आज हाल है वो सबके सामने। मेरी आपके माध्यम से जो आप कह रहे हैं ना, जुगल जी हैं, बाकी उनको कहो रब के वास्ते डिसग्रेस लगती है कि हम यूटी हैं। वो स्टेट जो हमारा गुलाब सिंह ने बनाई और तिब्बत तक हम गए जी, आज हम यूटी बन के रह गए। यूटी क्या होता है? डिपार्टमेंट विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। रब का वास्ता है, अगर आप सब लोग वाकई हित चाहते हैं, कम से कम स्टेट जो है उसको बरकरार कराइए। क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है जी? किस बात की सज़ा मुझे दे रहे हैं जी? मेरा कसूर ये है कि मैं भारतीय हूँ और जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ जी। जिसने आतंकवाद फैलाया उसको चंद लोगों की वजह से, मतलब मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है जम्मू के लोगों ने आपका? क्यों मुझे यूटी बना रहे हो? मुझे आपने एक इतनी बड़ी स्टेट से मारा है। गुलाब सिंह ने जो स्टेट बनाई, इतनी खूबसूरत स्टेट बनाई, उससे उठा के आपने मुझे एक यूटी बना दिया। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो इसी बात का लगा है? मुझे रोना आता है किसी वक्त सोच के कि मैं, हमारा गुलाब सिंह की स्टेट जो तिब्बत गिलगित तक थी, उसको आज में यूटी हो गया। यूटी क्या है? महकमा इन दी, मतलब मेरा अफसर जो है
वो कोई बेचारा जॉइंट सेक्रेटरी साहब होगा वहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठा, वो मेरा अफसर है। ना करिए ये जुल्म ना करिए, ये जुल्म। सर, ये और क्या कसूर है मेरा, मुझे बताइए ना, मेरा क्या कसूर है बताइए? क्यों मुझे सजा दे रहे, क्यों जम्मू वाले को सजा दे रहे, क्यों जम्मू के लोगों को सजा मिल रही है? लद्दाखियों को आपने यूटी दे दी, उन्होंने यूटी मांगी, आपने यूटी दे दी। करगिल वाले भी रो रहे हैं, यहाँ वाले। हमारा हक है भाई। मैं मांगता हूँ भाई, मैं कहता हूँ मेरा अपना लोगों को नौकरी दो। कोई गलत कह रहा हूँ? हिमाचली ले रहा है, अरुणाचली ले रहा है, उत्तरांचली ले रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले ले रहे हैं अपना हक, मुझे क्यों नहीं? लेकिन वो कह रहे हैं डोमिसाइल दे दिया ना सर, कह रहे डोमिसाइल दे दिया, आपकी नौकरी आपके पास ही रहेंगी अभी 15 साल तक रहेगा। मैं अभी सर्टिफिकेट आपको देता हूँ किसी को उठा के बिहार से कि 15 साल से मेरे पास नौकरी कर रहा है, वो भी डोमिसाइल है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू खित्ते का ही हुआ है इस पूरे फैसले से? जम्मू के लोगों ने हमेशा बहुत ही एक खुददारी के साथ काम किया, दयानतदारी के साथ काम किया। पिछले 2 दहाइयों में जब भी जम्मू कश्मीर पे मुश्किल आई, अंदरूनी या बैरूनी, जम्मू के लोग जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे जी। मैं ये समझता हूँ जम्मू आज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी ना करिए। हमारी शराफत, हमारी नेक नियति को हमारी बदकिस्मती ना बनाइए। ये मेरी आपसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी हाल ही में उमर साहब का एक बयान आया कि जब तक यूटी से स्टेटहुड हम नहीं चेंज होगा तब तक मैं इलेक्शन में भाग नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं असेंबली, एक एम्पावर्ड असेंबली का लीडर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ स्टेट का, अब मैं यूटी की इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ये मेरी ज़ाती राय है, उन्होंने कहा। ये पार्टी की राय नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राय जो होगी वो पार्टी फैसला करेगी, उनकी राय है। अब अगर वो नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से वो नहीं चाहते कि भाई यूटी में नहीं लड़ना चाहते, कल अगर वो यूटी का चीफ मिनिस्टर बनता भी है तो एसपी वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, डीसी वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, सेक्रेटरी वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो तो क्लर्क होगा दिल्ली का। तो वो कहता है मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं इसमें असेंबली में आना चाहता। तो उसमें क्या है? ओवरऑल पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है? यूटी की असेंबली होती है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, यूटी की असेंबली होती है मेट्रोपॉलिटन। अगला आदमी कहता है, अब वो कहता है भाई मैं रहा एमपी, मैं रहा एमएलए, मैं नहीं पंचायत की इलेक्शन लड़ना चाहता। आप उसको क्या कहोगे? तू लड़। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये क्या पार्टी भी उनके साथ, क्या पार्टी भी उनके साथ खड़ी है? मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होगी, फाइल सारी जाएगी एलजी के पास, एलजी यस करेगा यस, नो करेगा नो, फैसला होगा एमएचए का। तो दिल्ली में भी तो यही सर सिस्टम जो है, वो दिल्ली राजधानी है देश की। दिल्ली और इसमें बड़ा फर्क है सर। दिल्ली जो है आज तक कौन सी दिल्ली जो भी यूटी है वो स्टेट बनी, स्टेट कोई यूटी नहीं बनी, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली एक छोटा सा शहर है, एक शहर है, 1 कैपिटल जी। वो और जे.एंड.के में कोई फर्क नहीं है। जे.एंड.के की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, जियोग्राफिकली देखिए आप। अफगान इसमें तो बरतानिया का इंटरेस्ट रहा है, अफगानिस्तान और रशिया की वजह से जम्मू कश्मीर में। उस वक्त बरतानिया यहाँ रखा, क्यों वो अपने यहाँ रेजिडेंट्स बिठाते थे और इतना, बिकॉज ये जम्मू कश्मीर का एक डिफरेंट सिस्टम है। जम्मू पर मैं दसो ना, हमारा क्या कसूर है बताइए? क्यों मुझे आपने यूटी बनाया? मैंने क्या किया? जम्मू तो राज्य मांगता था, जम्मू ने हमेशा स्टेटहुड की बात की, जम्मू ने तो कभी नहीं कहा यूटी दो। आपने मुझे यूटी बना दिया। ये तकलीफ तो यहाँ के जम्मू के जो बीजेपी के इकाई के लोग हैं उनको भी है। क्या ये तकलीफ जो है यूटी बनाने की, ये तकलीफ तो चलिए उनको अगर तकलीफ है तो उनको कोई स्टेटहुड मुझे वापस दिला दो। वो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आश्वासन है, वही दिलवा दो। तो अब क्या मोटा मोटा हम ये देखें कि धारा 370 को लेकर अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बातचीत नहीं कर रही है, आपके जो बड़े लीडर हैं अगर वो अब धारा 370 को लौटाने की जगह पर स्टेटहुड वापस मांगने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, धारा 370 और 35A का मामला जो है सो सुप्रीम कोर्ट में, हमने पिटीशन डाली है। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे हक में करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक यूटी और स्टेटहुड का सवाल है, आप चाहते हैं स्टेट यूटी में रहना? नहीं, मैं स्टेटहुड, आप भी स्टेट, बिल्कुल जम्मू के रहने वाले, मैं भी स्टेटहुड, हर आदमी स्टेटहुड चाहता है। उसको उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हैं?
दफा 370 35A को हटाने के लिए स्टेट हुड क्यों लेने की जरूरत थी हमारी, बताइए? ये तो किसी की मांग ये थी। सवाल भी मैंने पूछा था जो ये तो किसी की मांग। मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं। 35A और 370 को हटाने के लिए यूटी बनाने की सर क्या मैं जरूरत? वही चीज आपको बता रहा मेरे हूं। 2 हिस्से क्यों किए? मेरे लद्दाखी भाई को मेरे से क्यों काटा? वो उनकी मेरे मांग थी सर, करगिल- वो कह रहे हैं उनकी मांग थी। करगिल वालों की नहीं है। फिर तो हर एक की मांग अलग है। पुंछ राजौरी की अलग मांग है, डोडा की अलग मांग है, जम्मू की अलग मांग है, बारामूला और कुपवाड़ा की पहाड़ियों की अलग मांग है। ज्योग्राफिकल तरीके से अगर उनका कहना है कि ज्योग्राफिकल, फिर अगर उन चीजों पे जाएं तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा गुलदस्ता है, हर फूल की अलग खुशबू है, हर फूल की अलग मांग है। तो फिर हर एक की मांग पूरी करो तो यहाँ सब रीजनल काउंसिल्स बना दो, एक सब रीजनल काउंसिल ऑटोनमस बना दो और उसके ऊपर बिठा दो एलजी, मसला ही खत्म करो। मुकाई ओढ़ो, स्टेट भी दे, यूटी भी मुकाई ओढ़ो, पंचायती राज सब रीजनल काउंसिल होंगे, चली चलो, ऊपर एलजी साहब, थल्ले कख नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ कि आपने एक सवाल का जवाब मेरा नहीं दिया कि उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान का पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्या पार्टी आने वाले असेंबली पार्टी जिस वक्त सारे नेतागण रिलीज हो जाएंगे, पार्टी अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग करेगी। ये फैसला जो है वर्किंग कमेटी कर सकती है, ना इस पर कोई बोल सकता है ना बात है। जैसे वर्किंग कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद वर्किंग कमेटी जो फैसला करेगी राय आम से, जिसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, करगिल, चुशूल तक की राय लेकर फैसला हो। बीजेपी अब 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक और एक त्यौहार के रूप में जो है मनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। बड़ा अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस त्यौहार में जम्मू कश्मीर के लोग भी शामिल हों, क्योंकि जम्मू तो आपको पता ही है, जम्मू के लोग भी रो रहे हैं, जार रो रहे हैं, जगह जगह रो रहे हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। आप मेरे पास कई बार आए इंटरव्यू लेने के, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग बेजार हैं। जश्न वो होता है, हुक्मरान सही हो जम्मू कश्मीर में, वो अपने आप को महफूज समझे। ठीक है। ऐसा माहौल क्यों बनाया जाए कि वो महफूज ना समझे। आतंकवाद को कहा गया कि आतंकवाद इससे एक मिनट, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं इस सवाल का, आपने सवाल पूछा, आतंकवाद की जो गतिविधियां चल रही हैं वो आपके सामने है। ठीक है, उसमें कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ा। 2G के जो एफिडेविट में गवर्नमेंट ने खुद माना कि हालात साजगार नहीं है। और फिर ये कहा गया कि जितने भी अगर आप करें, तो मैं ये समझता हूं कि आज आके लोग फैसला करेंगे, लेकिन आज की तारीख में लोग मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। आप टोल के मसले में देख लीजिए कितने परेशान। उनके साथ जितने वादे किए गए सर मैं 1 by 1 वो सारे वादे जो हैं वो टूटे। मैं 1 by 1 उस पर भी 1 by 1 आप पहुंचेंगे। मैं आपको एक खुलासा दे रहा हूं जो हालात इस वक्त हैं, नाउमीदी है। और सबसे खतरनाक चीज़ है नाउमीदी। ये बड़ा आसान है गालियाँ निकालना, कश्मीर में कहना कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ये थी, PDP ये थी, ये थी। जो सैफुद्दीन सोज के साथ कल हुआ, आपने देखा मैंने, हमने गलत है, अपने भी चलाया। गलत है। जिस वक्त आप कश्मीर में उन लोगों को जलील करेंगे जिन्होंने हमेशा भारत का झंडा उठाया, मैं समझता हूँ इससे भारत को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अरे सर अभी आपने क्योंकि इन्होंने भारत का झंडा पकड़ के रखा। ये वो लोग हैं, खा वो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं या सैफुद्दीन सूद कांग्रेस के हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत का झंडा एक कन्विक्शन की तरह पकड़ा और उसकी वजह से उनको गालियां भी पड़ी, लेकिन वो खड़े रहे, एक मौके पे खड़े रहे, क्योंकि उनकी 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 एक विचारधारा है जो भारत के साथ। आज उनको लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनको जलील मत करिए। बाकी लोग फैसला करेंगे किसको क्या करना है, लेकिन जलील मत करिए, क्योंकि वो सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी के। ठीक सर, आपकी बात। अभी आपने इशारे में कहा कि जो जम्मू कश्मीर भाजपा का इकाई है उनकी वजह से केंद्र का नाम भी खराब हो रहा है। तो आपको ये, आपका कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो जिस दिशा में काम कर रही है वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की इकाई जो है उसकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा 1 साल का, और मैं 5 साल की बात करूँ। ठीक, भाजपा और इनकी सरकार यहाँ रही 3 साल, आज भाजपा की सरकार है। और जो भाजपा के यहाँ की लोकल इकाई है, उस 3 साल में जो लोगों का बदहाली हुई, जो लोगों के साथ जुल्म हुआ, उसका भी आपके सामने है। ठीक। 5 साल में नौकरियां नहीं मिली, 5 साल में व्यवसाय नहीं बढ़ा, 5 साल में लोगों को महफूज नहीं कर पाए,
तो सारा का सारा फेलियर जो है वो तो भाजपा की यहाँ की इकाई का है। यहाँ की इकाई जो बात करती है वो उसका पलट करती है। वादे कुछ करते हैं लोगों को, होता कुछ है। फिर कहते हैं कि आप परवाह ना करिए, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो भी वो तो अपना अजीज है बेचारा, परमात्मा ने अच्छा किया, वो बच गया, वो ठीक ठाक आ गया घर में, वो भी हम शुक्र मनाते हैं परमात्मा का। हर आदमी की सेहत ठीक रहनी चाहिए। ये सियासत है, जातियात नहीं है। अच्छा। सियासत में इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। आप अपनी राय रखें, मैं अपनी राय, इसमें जातियात नहीं होनी चाहिए। ये जातियात किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। सियासत में जातियात नहीं होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल एक बात है। अच्छा सर, आपने दूसरी तरफ एक कहा कि जम्मू कश्मीर में जब आपकी सरकार थी या कांग्रेस की पीडीपी की सरकार थी, तो हमारे पास एक ऐसा मौका था कि हम जो लोग हकदार थे, जिनको हम पीआरसी यहाँ का मान सकते थे, वो आपने भी 3 बार जो है आवाज़ उसकी विधानसभा में उठाई, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये माने कि जो सरकार जम्मू कश्मीर में काबिज रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, पीडीपी की हो या एनसी की हो, उनकी गलतियों का वजह से बीजेपी को ये मौका मिला कि ये धारा 370 हटानी पड़ी। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए, नहीं, धारा 370 का तो मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी की ये बेडरॉक ऑफ फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। लेकिन ग्राउंड तो वही बनाएगी ना कि वाल्मीकियों को नहीं मिला, गोरखों को नहीं मिला, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को नहीं। बेडरॉक ऑफ फिलॉसफी थी। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक बेडरॉक का फिलॉसफी होती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनका बेडरॉक था, उन्होंने इंप्लीमेंट किया जब उनके पास आया। सो जहां तक बीजेपी का वो सवाल है, वो तो कोई आश्चर्य नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल ओके, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिकल उनकी फिलॉसफी का बेडरॉक ऑफ, आई विल कॉल इट अ बेडरॉक ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बीजेपी और द ऑस्ट्रेलियन जनसंघ। उन्होंने अपना जो उनका पॉलिटिकल था इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, ये रिपीटेडली कहा, जब उनको मौका मिला उन्होंने किया। कानूनी है, गैर कानूनी है, वी आर इन द कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, हमारा जो मौकफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके बारे में हमने कचहरी में दे दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी, क्योंकि हम ये समझते हैं शायद ये गैर कानूनी है, और हमने अपना मौके वहां रखा है, और उस पर बात सुप्रीम कोर्ट में हम अपना मौका तरीके की बात करें, जिस तरीके से हटाया गया है सारा सिस्टम जो है, स्कीम ऑफ जो इसकी रिमूवल है, उसको हमने चैलेंज किया है, उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ वादे हमारे साथ हुए थे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उनका कहना कि जब इंडक्शन किया था तो इसी तरीके से लाया गया था, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं लाया गया था। मेरी बात ये है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी वहाँ हमने मौक़िफ़ रखा है, बेहतरीन वकील पार्टी कर रही है, पार्टी अपना मौक़िफ़ रखेगी। लेकिन ये कहना कि ये सब कुछ जो है ये हमारी गलतियों से हुआ, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी गलतियां तो खत्म हो गई 2005 में, 2014 में भाजपा को दे दिया उन्होंने। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोग फैसला करते हैं। अगर लोग आज फैसला करेंगे रमन सैनी हमें रूल करेगा तो आप करेंगे, कल वो करेंगे श्याम कुमार जी करेंगे तो श्याम कुमार जी करेंगे, कोई कहेगा राम कुमार जी करेंगे तो राम कुमार जी करेंगे, कोई कहेगा अल्लाह रखा करेगा तो अल्लाह रखा करेगा, कोई कहेगा जी फलाना करेगा तो फलाना करेगा। लोगों ने फैसला किया, हमें दिया, हमसे शायद नाखुश थे, हम हमारे कारकर्दगी, उन्होंने हमें हटा दिया, भाजपा को मौका दिया। हमारी जो गलतियां थी, अब उनको रोने से कोई फायदा नहीं। बार बार आप कहोगे कांग्रेस ने ये किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया, बीजेपी ने, एनसी ने ये किया, पीडी, कोई फायदा नहीं। बार बार हमें गाली क्यों देते? हमें तो लोगों ने नकार के बाहर निकाल दिया। जमहूरियत है। आप 5 साल से राज कर रहे हैं, आप बताइए ना आपने 5 साल में क्या किया? ये भी जो आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं किया, ये भी कर सकते थे, इनके पास मेजॉरिटी थी। ये गवर्नर रूल में भी ये कर सकते थे, वाल्मीकियों को भी दे सकते थे, महिलाओं को भी दे सकते हैं। गवर्नर रूल जो 6 महीने का लगता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नर के पास पूरी पावर्स हैं लेजिस्लेचर की, तो एब्सोल्यूट पावर थी, उसको भी ये करवा सकते थे। तो अगर चलिए हमने नहीं किया, हमें कहते हैं हमने नहीं किया, लेकिन उनका विजन तो और कुछ था ना सर। जो भी विजन था, मेरा कहने का मतलब है और भी कई गलतियां हमने की होंगी, मैं कहता हूं, तभी लोगों ने हमें रिजेक्ट किया ना। लोग हमसे खुश नहीं थे, तभी उन्होंने हमें 2014 में रिजेक्ट कर दिया ना, इसीलिए किया ना। तो जब इनको मौका दिया, इनको 5 साल में करना चाहिए था। अब ये कहते रहेंगे नहीं, 5 साल में क्या हुआ मुझे आप बता दीजिए। आप इनसे ये पूछिए कि 5 साल में क्या तरक्की हुई जम्मू कश्मीर की। इनको बताइए 5 साल में कौन सा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हुआ। इनको पूछिए कि 5 साल में कौन सी नौकरियां लगी। हम नालायक ही थे, लेकिन 3 लाख नौकरियां उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में मिली, 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख नौकरियां फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में 96 में मिली। हम नालायक ही थे।
हम गलत थे, लोगों ने हमें सजा दे दी। आपको मौका दिया, आप 5 साल में कोई कारकर्दगी करके दिखाते कि लोग याद करते। लोगों ने फैसला करना है, जब वो मौका आएगा, इलेक्शन होगी, लोग फैसला करेंगे कौन गलत है कौन सही है। अभी हमने इसी कार्यक्रम वही जमहूरियत का तकाजा है और हम उसी पे खड़े। सर, आपने कहा कि क्या हासिल हुआ और क्या नुकसान, इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने इसी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के जो जम्मू पुंछ से सांसद हैं जुगल किशोर जी, उनको बुलाया था और उनसे हमने सवाल किया कि आखिर क्या कुछ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, 2 चीज़ें सबसे बड़ी हासिल हुई हैं। एक तो कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद का खात्मा हो गया, क्योंकि इस सीज़न में हमेशा वहाँ पत्थरबाजी होती थी, टीयर शेलिंग चलती थी, पैलेट गन चलती थी, वो सारा कुछ बंद हो गया। दूसरी तरफ आतंकवाद पर अंकुश कैसे लगा कि अभी तक जो सरकारें थी, एक तो राजनीतिक संरक्षण उनको, आतंकवादियों को या अलगाववादियों को मिलता रहता था, जिसकी वजह से आर्मी फ्री हैंड काम नहीं कर पाती थी। ये 2 सबसे बड़े काम। दूसरी तरफ जम्मू की तरफ अगर हम देखें तो विकास के जो काम हैं, चाहे एम्स की बात हो, IIT की बात हो, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, ये सब काम जो हैं वो तेज़ी से हुए हैं। अभी रोड का जो काम शुरू हो रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो रहा है, अखनूर रोड 4 लेनिंग का काम शुरू हो रहा है, तो ये सब विकास के काम उन्होंने गिनाए। आप कैसे देखते हैं विकास की इस परिभाषा को? जुगल जी माननीय सांसद हैं, बड़ा तजर्बा है उनका, और मेंबर पार्लियामेंट हैं। अगर वो ये समझते हैं कि जम्मू में एक विकास का अंगारे फूटे हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अगर समझते हैं कि विकास ही विकास हो रहा है जम्मू में और लोग बहुत खुश हैं जम्मू में, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और लेकिन एक उनके सामने विनती करूँगा आपके माध्यम से कि लोगों से भी पूछ लें कि वो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। दूसरा जो उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, और आतंकवाद की लड़ाई में हम हमेशा देश के साथ हैं। सर, उनका कहना है कि जो धारा 370 एक जो मेन जड़ बनी, जो एक जो परेशानी का सबब बना, उसके पीछे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से केंद्र को ये फैसला लेना पड़ा जब मोदी सरकार का बीच हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भारत की जमहूरियत के साथ अपने आप को जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए कोशिश की। आज से नहीं, 1930 जी, ये 1947 के बाद का तारीख नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने उस वक़्त जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ जोड़ा, और हम वो लोग हैं जिनके कई लोग मरे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, बंदूक की गोलियां खाई, और हमारे लाख वर्कर जो है वो मारे गए, शहीद हुए वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा हमने चोट खाई है। हमें ये पहाड़ा ना पढ़ाएं तो बेहतर ही रहेगा। सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजबूती से जय हिंद का नारा कश्मीर में हमेशा बुलंद रखा, और हिंदुस्तान का नारा बुलंद रखा, और हिंदुस्तान के साथ शेख अब्दुल्ला ने हलाक किया। पाकिस्तान को के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ मिला के हिंदुस्तान के साथ आकर ऐसा हो जैसे सबको, जैसे आज राम मंदिर बन रहा है जी, तो सारे लोग खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है, तो जश्न हो गया। लेकिन बात यह है कि उसमें सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दफ़ा 370 35 का 5 अगस्त को आप कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ खुश हों, लोग कहें जी हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है। फारूक साहब का एक बयान आया था जब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जब बनना शुरू होगा, उसकी पहली ईंट की पत्थर रखने के लिए मैं इच्छुक हूँ। तो क्या वो कोई फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आज तक फारूक अब्दुल्ला को वहाँ पे भी लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, और दिल्ली वाले कहते हैं कि ये है ही बदमाश। तो मतलब फारूक अब्दुल्ला तो बेचारा इसलिए मारा गया कि उसने हिंदुस्तान की मुख्य धारा के साथ अपने आप को जोड़ के रखा और खड़ा रहा एक मजबूत पिलर के। आज भी फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में ना कोई लीडर है ना होगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। चाहे जो ये तो बीजेपी के भी लोग मानते हैं जी, ये तो मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के कद का कोई आदमी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जैसा नेशनलिस्ट, फारूक अब्दुल्ला जैसा सेकुलर, फारूक अब्दुल्ला जैसा विजन और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसी को नहीं है। जैसे जनीवा में जाना था तो फारूक अब्दुल्ला को भेजा आपने, आज फारूक अब्दुल्ला का मजाक बनाते हैं। उस फारूक अब्दुल्ला को जनीवा में जिसने जाके यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान का पक्ष रख के पाकिस्तान का मुंह बंद किया, आज उस फारूक अब्दुल्ला को आप चैलेंज करते हैं। जिस फारूक अब्दुल्ला ने खड़े होकर 96 में झंडा हिंदुस्तान का उठा के वहाँ खड़ा किया, जब सब कुछ टूट गया था, ख़त्म हो गया, उस फारूक अब्दुल्ला को आप चैलेंज करते हैं, उसके सेकुलरिज्म को चैलेंज करते हैं।
जब वो भजन गाता है उसको गालियां पड़ती हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं हर मजहब की इज्जत करता हूं, मैं मुसलमान हूं और पक्का मुसलमान हूं, लेकिन हर मजहब की इज्जत करता हूं। वो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, उस फारूक अब्दुल्ला को गाली निकाल रहे हैं। जिस दिन फारूक अब्दुल्ला नहीं होगा मेरे भाई अपने सैनी साहब, याद रखना हिंदुस्तान भी कहेगा कि फारूक अब्दुल्ला एक था, सारा हिंदुस्तान कहेगा, जम्मू कश्मीर भी कहेगा। रुगनार बाजार में भी चले जाइए तो फारूक अब्दुल्ला है, बिल्कुल मैं खुद उसका, और लाल चौक में चले जाइए फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला जिंदा है और फारूक अब्दुल्ला जिंदा रहेगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का किरदार और कद जो है वो बहुत बुलंद। जी बिल्कुल सर, फारूक साहब के जो नजरिया है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ये नहीं उठाए जा रहे सवाल, फारूक अब्दुल्ला की जात पे सवाल। मैं कह रहा हूँ, जब 2000 में मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया और 2001 में फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त वो पाकिस्तान को जो है आड़े हाथे लेते थे, अलगाववादियों से उनकी नहीं, और इसीलिए उनको वहां श्रीनगर में गालियां पड़ती हैं, जो ये कहते हैं ना। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ जब पीडीपी सत्ता में आई, जो ये आपके साथी कहते हैं ना कि इनका वहां कुछ नहीं, इनका वहां कुछ नहीं, इनका इसलिए कुछ नहीं क्योंकि ये लोग आज इनका मजाक बना रहे हैं कि भाई आप तो गए थे, आप तो हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आपको किस लिए अंदर किया गया। लोग मजाक बना रहे हैं उनका कश्मीर में। सर अभी एक आपने सवाल, लेकिन जम्मू का क्या कसूर है मुझे बताइए। वही उसी पर आ रहा हूँ। जम्मू का क्या, आपने कहा जम्मू, मुझे बताइए हमारा क्या कसूर, आपने कहा जम्मू किस लिए, किस चीज की सजा हमें। बिल्कुल मैं वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि हमारा क्या कसूर है, जम्मू वालों का क्या कसूर है, उन्होंने कभी यूटी नहीं मांगी, स्टेटहुड मांगी थी, यूटी क्यों बनाया, यही सवाल उन्होंने कोई मांगा ही नहीं, यही उन्होंने सब कुछ सौंप दिया बीजेपी के हाथ, यही और 5 साल में बीजेपी ने हमारे साथ किया क्या। यही सवाल बीजेपी के सांसद से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि यूटी बनाना एक टेम्परेरी बनाया गया है ताकि कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर आर्मी कहीं एक्ट करती है और कोई मारा जाता है तो उस पर एफआईआर लग जाती है। यहाँ की जो सरकार थी वो एफआईआर, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है। मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं इसमें पूरा जवाब आपको दे सकता, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इसमें बात नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं आपको बड़ा वजाहत से जवाब दूंगा, इंटरव्यू खत्म होगा सारा जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन जम्मू के वो सांसद हैं ना जी, क्यों वो 7 साल लग गए उनको, जम्मू क्यों रो रहा है, बस इतना जवाब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इंडिया को समय देने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब, जिन्होंने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से जिस तरह से हटाया गया उसका 1 साल पूरा हो रहा है, उस पर अपनी बातें रखी और हमने भी ये समझने की कोशिश की आखिरकार जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता का इस वक्त क्या कुछ कहना है धारा 370 के हटने के बाद। अगले पड़ाव में हम किसी और दूसरी शख्सियत के साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।